मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? जब सामान्य कीमत स्तर अर्थात सभी वस्तुएं एवं सेवाएं की औसत कीमतें लगातार बढ़ती है एवं मुद्रा की क्रय शक्ति कम होती है तो यह मुद्रास्फीति कहलाती है। अर्थात जब कीमत बढ़ जाती है, औसत कीमत लगातार बढ़ती है एवं मुद्रा की क्रय शक्ति अर्थात खरीदने की क्षमता कम हो जाती है, उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। ये 5 रुपये का पेन पहले मिलता था और जब मुद्रास्फीति बढ़ा तो ये अब 10 रुपये का मिल रहा है। तो खरीदने की क्रय शक्ति 5 रुपये में पहले खरीद सकते थे, अब वो 5 रुपये की क्रय शक्ति कम हो गई, खरीदने की क्षमता उसकी कम हो गई। अब इसके लिए 10 रुपये हमें चाहिए। और यदि अर्थव्यवस्था में अधिक मुद्रा की आपूर्ति होती है, अर्थात अर्थव्यवस्था में मुद्रा अधिक लोगों के पास हो जाता है, अधिक तरलता होता है, तब देश में संपूर्ण मांग एग्रीगेट डिमांड अधिक होता है। जब हमारे पास पैसा होता है तो बहुत सारा खरीदने का चीज़ें मन करता है, तो वही संपूर्ण मांग अधिक होता है, एग्रीगेट डिमांड, जिसके कारण मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। यदि अर्थव्यवस्था में अधिक मुद्रा आपूर्ति होती है तब देश में संपूर्ण मांग एग्रीगेट डिमांड अधिक होती है, जिसके कारण भी मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण आरबीआई के मौद्रिक नीति के माध्यम से एवं सरकार के राजकोषीय नीति के माध्यम से मुद्रा आपूर्ति को कम करके करते हैं। मुद्रास्फीति का नियंत्रण आरबीआई के मौद्रिक नीति एवं सरकार के राजकोषीय नीति के माध्यम से मुद्रा आपूर्ति को कम करते हैं और इसे ही हम लोग विमुद्रास्फीति या फिर विस्फीति और डिफ्लेशन कहते हैं। इसका अपोजिट है अविस्फीति या अपस्फीति, डिफ्लेशन। जब सामान्य कीमत स्तर अर्थात सभी वस्तुएं एवं सेवाएं की कीमतें लगातार घटती है एवं मुद्रा की क्रय शक्ति अधिक होती है, उसे अविस्फीति कहते हैं। यदि अर्थव्यवस्था में कम मुद्रा आपूर्ति होती है तो कम तरलता होता है, तब देश में संपूर्ण मांग एग्रीगेट डिमांड कम हो जाता है, जिसके कारण अविस्फीति उत्पन्न होता है। भारत में अविस्फीति का नियंत्रण, अविस्फीति यहाँ पे होगा, भारत में अविस्फीति का नियंत्रण आरबीआई के मौद्रिक नीति के माध्यम से एवं सरकार के राजकोषीय नीति के माध्यम से मुद्रा आपूर्ति को बढ़ा करके करते हैं। इसे पुनःस्फीति, रिफ्लेशन या प्रत्यास्फीति भी कहते हैं। और ये यहाँ मुद्रा आपूर्ति यहाँ पे अभी कम है तो इसे अविस्फीति कहेंगे। जब मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाएंगे तो प्रत्यास्फीति कहेंगे इसको। और जब महंगाई पूरी बढ़ जाएगी तो इसे मुद्रास्फीति कहेंगे और मुद्रास्फीति को जब नियंत्रित करेंगे तो इसे विस्फीति कहेंगे। और फिर मुद्रा आपूर्ति जब कम रहेगी तो इसे अविस्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति जेमकिन्स के अनुसार मुद्रास्फीति देखते हैं। यहाँ पे है कीमत, रोजगार एवं कीमत एवं मुद्रा की मांग। और ये पूर्ण रोजगार की रेखा जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर रहती है। अर्थात जेमकिन्स के अनुसार यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति दर पूर्ण रोजगार की रेखा से नीचे रहती है तब इसे आंशिक मुद्रास्फीति कहते हैं एवं जब मुद्रास्फीति दर रोजगार की पूर्ण रेखा से ऊपर रहती है तो इसे पूर्ण मुद्रास्फीति कहते हैं। अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति एवं अविस्फीति के प्रभाव।
व्यापार चक्र के माध्यम से यहाँ पे दर्शाया गया है। जब पूर्ण रोजगार की रेखा है ये, और जब मुद्रास्फीति रहती है, जब एक मांग ज़्यादा रहती है, आपूर्ति कम, तो इसे मुद्रास्फीति का हम लोग रूप देते हैं, तो इसे बूम पिक कहते हैं। जब मुद्रास्फीति में जब मुद्रा आपूर्ति को कम करते हैं तब उसे हम विस्फीति कहते हैं, और इसे रिसेशन मंदी भी कहते हैं। जब अविस्फीति होती है तो अति मंदी का रूप ले लेती है। और रिकवरी पुनरुद्धार, जब अविस्फीति का नियंत्रण करते हैं तो प्रत्यस्फीति होती है, उसे ही हम लोग रिकवरी का रूप कहेंगे, पुनरुद्धार का रूप कहेंगे। केस 1, जब मनी सप्लाई ज़्यादा रहेगी तो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी और एग्रीगेट सप्लाई कम, तो स्टॉक भी कम हो जाएगा। अर्थात जब मुद्रा आपूर्ति ज़्यादा रहेगी तो मांग ज़्यादा होगी और आपूर्ति कम, जिससे स्टॉक कम हो जाएगा। तो एक उत्पादक अपने स्टॉक को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक उत्पादन करेगा और जीडीपी में इसका जीडीपी भी बढ़ेगा और आर्थिक वृद्धि भी बढ़ेगी जीडीपी के बढ़ने से, और रोजगार भी बढ़ेगा और आय भी बढ़ेगा। सभी का रोजगार बढ़ेगा तो सबका आय भी बढ़ेगा। इसे हम मुद्रास्फीति और बूम या पिक भी कहेंगे वहाँ से। और केस 2, यदि मनी सप्लाई कम हो और मनी सप्लाई कम हो, मांग भी कम हो और सप्लाई ज़्यादा हो, तो इसके अनुसार स्टॉक भी ज़्यादा हो जाएगा। तो स्टॉक ज़्यादा हो जाएगा तो कम पैसा में ही मिलेगा सब चीज़, तो इसे अविस्फीति का रूप कहेंगे। जब स्टॉक ज़्यादा हो जाएगा तो उत्पादन कम करेंगे एक उत्पादक, और रोजगार भी कम होगा और जीडीपी भी कम होगा, तो आर्थिक वृद्धि भी कम होगा और आय भी सबका कम होगा। तो इसे हम लोग अतिमंदी डिप्रेशन का रूप कहेंगे। और जब रिसेशन आएगा, मंदी, तो जब अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे मुद्रा आपूर्ति कम होती है, तब एग्रीगेट डिमांड कम होने के कारण रोजगार का स्तर धीरे धीरे कम होने लगता है। इसे जब मुद्रास्फीति को अर्थात मुद्रा आपूर्ति को कम करते हैं, नियंत्रित करते हैं मुद्रास्फीति को, तो विस्फीति का रूप लेते हैं। इसे हम लोग मंदी भी कहते हैं, यहाँ से मंदी होगा। और ये है जब रिकवरी पुनरुद्धार, जब आरबीआई एवं सरकार अपनी अपनी नीतियों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाते हैं एवं मंदी अविस्फीति को नियंत्रित करते हैं, तो पुनरुद्धार होता है। वित्तीय वर्ष भारत का है 1 अप्रैल से 31 मार्च। जनसांख्यिकी लाभांश और ये सब दूसरे का है। मनी सप्लाई, मनी फ्लो, मौद्रिक प्रवाह, जब साधन आय, मजदूरी, किराया, ब्याज, लाभ का प्रवाह उत्पादन क्षेत्रों से उपभोक्ता क्षेत्रों की ओर एवं प्राप्त मुद्रा से उपभोक्ताओं के द्वारा एवं प्राप्त मुद्रा से उत्पादकों की वस्तुओं एवं सेवाओं को उपभोग, यह मौद्रिक प्रवाह है। इसके आगे से है दूसरा, यहाँ तक हो गया। आर्थिक स्थितियाँ, स्लो डाउन कब होता है? जब एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च में तक,
4 क्वार्टर होते हैं, 4 महीने के, 4 4 4 नहीं 3 महीने का, 3 6 3 9 3 12, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक में 4 क्वार्टर आते हैं। तो और जब स्लो डाउन होता है तब प्रोडक्शन कम होते जाता है, तो इसे हम लोग स्लो डाउन कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन, जब एक वित्तीय वर्ष में किसी एक क्वार्टर में अधिक समृद्धि दर नेगेटिव नकारात्मक होती है, उसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। जब एक वित्तीय वर्ष में एक में नकारात्मक और अधिक समृद्धि दर नेगेटिव होती है, तब इसे हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। रिसेशन कब होता है? रिसेशन या टेक्निकल इसे मंदी भी कहते हैं। जब एक वित्तीय वर्ष में लगातार 2 क्वार्टर में आर्थिक समृद्धि दर नकारात्मक हो जाए तो इसे रिसेशन कहते हैं। इसे तकनीकी मंदी भी कहते हैं। डिप्रेसिएशन, अतिमंदी, जब मंदी और अविस्फीति साथ हो। जब मंदी अत्यधिक हो जाए और जब मंदी एवं अविस्फीति एक साथ हो तो इसे हम लोग अतिमंदी कहते हैं। मेल्ट डाउन, जब शेयर मार्केट अचानक गिर जाए तो इसे ही मेल्ट डाउन कहते हैं।